हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के थर्ड ऑर्गेनल लाइसोसोम को डिस्कस करेंगे। इससे पिछली क्लासेस में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी को डिस्कस किया था। लाइसोसोम्स के बारे में हम देखते हैं। तो जो लाइसोसोम्स होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड डेंस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि इकाई कला से परिबद्ध रहती हैं। इन स्ट्रक्चर्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स फिल होते हैं जो कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। इस प्रकार जो ये ऑर्गेनल है ये एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर जो सब्सटेंसेस होते हैं इनके ब्रेकडाउन के लिए, इनके डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। अगर लाइसोसोम वर्ड के बारे में हम बात करें तो यह टू वर्ड्स लाइसिस और सोमा से मिलकर के बना हुआ है, जिनका मीनिंग होता है ब्रेकडाउन ऑफ बॉडीज़। ये कॉमनली एनिमल सेल्स में देखने को मिलती हैं। ये एनिमल सेल्स के साथ में ये कभी कभी हमें कुछ लोअर प्लांट्स में भी देखने को मिल जाती हैं, जैसे स्लाइम मोल्ड्स और सेप्रोफिटिक फंजाई के अंदर हमें यह देखने को मिलती है। लाइसोसोम्स की डिस्कवरी के बारे में अगर हम बात करें तो डी डुवे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने यकृत कोशिकाओं में द्रुत अपकेंद्रण से कई सूक्ष्म गोलाकार संरचनाओं को अलग किया, जिनका आकार जो था वह माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोसोम के बीच का था। इन संरचनाओं में इन्होंने एसिड फॉस्फेटेज को फिल देखा और अन्य जल अपघटनीय एंजाइम भी की उपस्थिति की जानकारी भी इन्होंने दी। इन्हीं एंजाइम की उपस्थिति के आधार पर डी डुवे ने इन संरचनाओं को लाइसोसोम नाम दिया। अब हम इनके प्राप्ति स्थान अकरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो जो सेल है इसके साइटोप्लाज्म में यह देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट सभी प्राणी कोशिकाओं में और साथ ही साथ कुछ पादप कोशिकाओं में यह देखने को मिलता है। अगर हम बात करें बैक्टीरियाज की तो बैक्टीरियाज में लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के मध्य में जो पेरीप्लाज्मेटिक जो स्पेस हमें देखने को मिलता है वह लाइसोसोम की तरह ही कार्य यहाँ करता हुआ पाया जाता है। यही साथ ही के साथ जो आरबीसीज होते हैं इनके अंदर भी लाइसोसोम एब्सेंट होता है। अगर हम इसके परिमाप के बारे में बात करें लाइसोसोम के, तो लाइसोसोम का जो परिमाप है वह 0.1 से लेकर के 0.8 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। कोशिका में अन्य सघन सूक्ष्म एवं एकल इकाई कला द्वारा परिबद्ध कोशिकांगों की उपस्थिति के कारण लाइसोसोम को पूर्ण कोशिका की काट में पहचानना थोड़ा सा टिपिकल होता है। लाइसोसोम की कला इनके भीतर पाए जाने वाले एंजाइम्स के प्रति प्रतिरोधी एवं अपारगम्य होती है। पाचन की क्रिया लाइसोसोम के अंदर संपन्न होती है। इस प्रकार शेष जो कोशिका होती है वह इन पाचक एंजाइमों के विनाश की क्रिया से संरक्षित रहती है। क्यों? क्योंकि जो इनकी लाइसोसोम्स की जो मेम्ब्रेन होती है, अब आप सोच रहे हैं कि लाइसोसोम के अंदर इतने डेंजरस अगर एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को डिग्रेड कर सकते हैं, तो लाइसोसोम खुद भी तो डिग्रेड हो सकता है, लेकिन इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें ये क्या होती है, एंजाइम के प्रति प्रतिरोधी और अपारगम्य होती है। अगर एंजाइम लाइसोसोम से बाहर निकल आए तो ये एंजाइम पूरी कोशिका का पाचन कर देते हैं, इसलिए लाइसोसोम को हम कभी कभी हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। यहाँ पे एंजाइम्स के बारे में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ एंजाइम्स हम देख सकते हैं जो कि इनके अंदर देखने को मिलते हैं। अधिकांशतः ये जो एंजाइम होते हैं ये अम्लीय माध्यम में सक्रिय होते हैं, इसलिए सम्मिलित रूप से हम इन्हें एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं। जो एंजाइम्स हैं ये मेनली उन सेल्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं जहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शंस ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जैसे लिवर सेल्स, पैनक्रिएटिक सेल्स, किडनी सेल्स, स्प्लीन सेल्स, ल्यूकोसाइट्स और मैक्रोफेजेस जो हैं इनके अंदर हमें मेनली ये देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप लाइसोसोम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ये स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स फील्ड है। लाइसोसोम एंजाइम के बारे में हम बात कर रहे थे, तो 40 वेराइटीज़ एंजाइम्स की हमें देखने को मिलती है।
इनको कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जैसे प्रोटीएजेस जो कि प्रोटीन्स का डाइजेशन करते हैं, इनको हम इसके अंदर रखते हैं। प्रोटीजेस में कैथेप्सिन, कोलोजिनेस, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, इलास्टेज, न्यूरल प्रोटीनेज, इस तरह के एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। सेकंड है लाइपेजेस जो कि लिपिड्स का डाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट है एमाइलेज। लाइपेजेस में फॉस्फोलाइपेज, एस्ट्रेज, स्फिग्नोमाइनेज देखने को मिलता है। नेक्स्ट एमाइलेजेस जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। नेक्स्ट है न्यूक्लियसेस जो कि न्यूक्लिक जो एसिड है उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे एसिड राइबोन्यूक्लियस और एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट है फॉस्फोरिक एसिड मोनोएस्टर्स जो कि फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड्स पर अपना कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम के टाइप्स के बारे में। तो 2 टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स एंड सेकेंडरी लाइसोसोम्स। ये जो प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। सिंपली ये जो ऑर्गेनल्स स्टोरेज ग्रेन्यूल्स की तरह ये कार्य करते हैं। छोटे होते हैं साइज में, जिनके अंदर जल अपघटनीय एंजाइम भरे हुए होते हैं। ये सबसे पहले बनने वाले लाइसोसोम होते हैं जिनके एंजाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर स्थित राइबोसोम द्वारा संश्लेषित एवं संग्रहित किए जाते हैं। अब यहाँ से ये एंजाइम क्या होते हैं, गोल्जी बॉडी में प्रवेश करते हैं तथा गोल्जी बॉडी की जो ट्रांस सरफेस है वहाँ पर ये एंजाइम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स के रूप में बडिंग से बनते हैं। इन्हें हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो लगभग 100 नैनोमीटर इनका व्यास होता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी लाइसोसोम्स जो कि प्राइमरी लाइसोसोम और फैगोसोम के फ्यूज़न से बनते हैं। इनके अंदर इन लाइसोसोम्स के अंदर जो मटेरियल जिसका कि डाइजेशन करना है वे मटेरियल, साथ ही साथ इसमें एंजाइम्स फील होते हैं। और इन सेकेंडरी लाइसोसोम्स के अंदर जो मटेरियल होता है वह प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे डाइजेस्टेड होता रहता है। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम के फंक्शंस के बारे में। तो एक एक करके हम इसके फंक्शंस देखेंगे। सबसे पहला फंक्शन है लाइसोसोम का इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अंतःकोशिकीय पाचन। कोशिका के भीतर होने वाली पाचन क्रिया को हम अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। इस तरह का पाचन कहाँ होता है, सेल के अंदर। यह पाचन लाइसोसोम में उपस्थित जल अपघटनीय एंजाइमों की सहायता से होता है और यह 2 प्रकार का होता है। पहला है हेटेरोफेगी, इसे हम विषम भक्षण भी कह सकते हैं। दूसरा है ऑटोफेजी, जिसे हम स्वतः भक्षण भी कहते हैं। सबसे पहले हेटेरोफेजी को देख लेते हैं हम, विषम भक्षण को। एंडोसाइटोसिस जब होता है तो एंडोसाइटोसिस द्वारा ग्रहण किए गए जो कोशिका बाह्य पदार्थ होते हैं उनका अगर डाइजेशन किया जाता है तो इस तरह के डाइजेशन को हम कहते हैं हेटेरोफेजी। एंडोसाइटोसिस के अंतर्गत कोशिका बाह्य पदार्थ के कण अंतर्वलित जीव द्रव्य कला से घिरकर एंडोसोम्स, फैगोसोम्स बनाते हैं। एंडोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम संयुक्त होकर के द्वितीयक लाइसोसोम बना लेते हैं। जो एंडोसोम्स होते हैं और जो प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं मिलकर के क्या बनाते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम में एंडोसाइटोसिस द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों का पाचन हो जाता है। पाचित पदार्थ लाइसोसोम से बाहर विसरित हो जाते हैं तथा लाइसोसोम के शेष बचे अवशिष्ट इकाई बना लेते हैं। तो इस प्रकार हेटेरोफेजी के द्वारा डाइजेशन होता है। नेक्स्ट है ऑटोफेजी। कोशिका की स्वयं के कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि का लाइसोसोम के द्वारा अगर डाइजेशन होता है, इंटरनल ऑर्गेनल्स का, सेल के इंटरनल ऑर्गेनल्स का अगर लाइसोसोम के द्वारा डाइजेशन होता है तो इसे हम ऑटोफेजी कहते हैं। इस तरह का डाइजेशन हमें प्रतिकूल अवस्थाएं जैसे अनशन, भूख, आघात या रुग्णावस्था के टाइम पे देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, लाइसोसोम स्वतः भक्षीधानियों में परिवर्तित होकर के कोशिका के कुछ भागों का पाचन कर इसे जीवित रखता है। कोशिका की मृत्यु के पश्चात इसके मृत पदार्थों
या टूटे फूटे मृत प्रायी कोशिकांग का पाचन या विघटन भी लाइसोसोम द्वारा ऑटोफेजी प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाता है। सेकेंड फंक्शन है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, कोशिका बाह्य पाचन। इसके अंतर्गत लाइसोसोम के जल अपघटन एंजाइम कोशिका से बाहर स्रावित किए जाते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम्स, इनको सेल के बाहर सीक्रेट किया जाता है और यहाँ पे जो मटेरियल्स हैं उनका डाइजेशन होता है। यह श्रावण की जो प्रक्रिया है उसे हम एक्सोसाइटोसिस प्रक्रिया के समान होती है यह क्रिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो बोन्स होती हैं, इनकी ओस्टियोक्लास्ट जो सेल्स होती हैं वह लाइसोसोम के एंजाइम स्रावित करती है जो कोशिकाओं के बाहर उपस्थित कार्बनिक अधात्री को अपघटित करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड जो फंक्शन है वह है ऑटोलाइटिक एक्शंस। जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि जिन्हें कि ख़त्म करना आवश्यक होता है, ये वेसाइकल्स से कवर्ड हो जाते हैं और ऑटोफेगी की प्रोसेस के द्वारा इनका डाइजेशन हो जाता है। जो ऑटोफेगोसोम्स होते हैं ये बाद में लाइसोसोम एंजाइम्स की हेल्प से इनको भी ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। बहुत सी प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं, खासकर डेवलपमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो संपूर्ण जो कोशिका होती है एवं कोशिका बाह्य जो पदार्थ होते हैं इनका लाइसोसोम के द्वारा अपघटन किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो पहला एग्जांपल है वह है लाइसिस ऑफ ऑर्गन्स ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। तो कायंत्रण जब होता है तो उसके दौरान अंगों का जो लाइसिस है, लयन है, वह ऑटोलाइटिक एक्शन है। जैसे एम्फीबिया जो एनिमल्स होते हैं इनमें मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे जो टिश्यूज़ होते हैं इनका पुनः प्रतिरूपण कुछ ऊतकों के लाइसोसोम एंजाइमों द्वारा अपघटन द्वारा होता है। इसका एक उदाहरण मेंढक के टेडपोल लार्वा की पूंछ का स्वविघटन है जो लाइसोसोमों के कैथेप्सिन एंजाइम की क्रिया के द्वारा होता है। यहाँ पे देखा कि जो लाइसोसोम जो है वह क्या कर रहा है, जो मेंढक के टेडपोल लार्वा है इसकी जो टेल जो पार्ट है उसका स्वविघटन लाइसोसोम्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट है रीग्रेशन ऑफ ऑर्गन्स। जैसे मादा भ्रूण की वुल्फियन डक्ट और मेल जो एम्ब्रियो है उसकी मुलेरियन जो डक्ट होती है उनका प्रतिक्रमण लाइसोसोम की एंजाइम की क्रिया के द्वारा होता है। कुछ ऊतकों का उनकी सक्रिय कार्य की अवधि के पश्चात प्रतिकरण भी लाइसोसोम के एंजाइम्स के द्वारा ही होता है। जैसे एग्जांपल्स के लिए हम देखते हैं कि जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो उस टाइम फीमेल के यूट्रस की जो वेट है वह लगभग 2 kg होता है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में कुछ डेज में ही यह घट करके बहुत पहले वाला जो सामान्य जो वेट था वहाँ तक पहुँच जाता है। तो इस प्रकार गर्भाशय की जो अंत स्तर के भाग हैं, साथ ही साथ कोशिका बाह्य पदार्थ एवं जो मलबा होता है वह लाइसोसोम के लयनकारी एंजाइमों के द्वारा अपघटित कर दिया जाता है। थर्ड है एग्जाम्पल त्वचा की जो केराटिनीकृत बाहरी स्तर एवं श्लेष्मा स्तर है उसका लयन, लाइसिस ऑफ आउटर लेयर स्किन एंड म्यूकस लाइनिंग। त्वचा का बाह्य स्तर केराटिनीकृत तथा श्लेष्मा स्तर निरंतर शरीर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता रहता है। इन स्तरों की मृत या अपहसित कोशिकाओं के प्रतिस्थापन के लिए लाइसोसोम के एंजाइम की क्रिया सहायक होती है। हार्मोनों का श्रावण नेक्स्ट फंक्शन है। हॉर्मोन्स सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स। प्राणियों की अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन स्रवण में लाइसोसोम सहायक होते हैं। इसका सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है वह है थायराइड हार्मोन का स्रावण, जिसमें थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन और ट्राइआइडोथायरोनिन एक बड़े प्रोटीन अणु थायरोग्लोबिन जो कि थायराइड पुटुकों में संग्रहित रहता है से निर्मुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है डिफेंसिव फंक्शन। परिसंचरण तंत्र में पाई जाने वाली जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं इनमें लाइसोसोमी नेचर के
जो कण होते हैं वे उपस्थित होते हैं। मोनोसाइट में प्रारंभ में लाइसोसोम कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, परंतु ऊतक में इन मोनोसाइट्स की ग्रुप प्रावस्थाओं में परिवर्तन के समय इनमें जो लाइसोसोम होते हैं ये भी बहुतायत से हो जाते हैं, जिसमें ये कोशिकाएं शरीर में वायरस, जीवाणु आदि के आक्रमण से संरक्षा करती है। नेक्स्ट 6 फंक्शन है लाइसोसोम की निषेचन एवं जनन कोशिकाओं में भूमिका। रोल ऑफ लाइसोसोम इन फर्टिलाइजेशन एंड जर्म सेल्स। शुक्राणु का एक्रोसोम जो गोल्जी का बॉडी में परिवर्तित होता है, एक विशेष प्रकार का लाइसोसोम कहा जा सकता है। निषेचन के समय यह एक्रोसोम लाइसोसोम एंजाइम जैसे प्रोटीएज, हाइलुरोनिडेज तथा एसिड फॉस्फेटेज स्रावित करता है, जिससे अंडाणु के चारों ओर के ऊतक अपघटित हो जाते हैं तथा शुक्राणु अंडाणु में आसानी से प्रवेश कर सकता है। हाइलुरोनिडेज अंडाणु के बाहर उपस्थित हाइलुरोनिक एसिड की बनी सतह को अपघटित करता है तथा प्रोटीएज अंडाणु की जोना पेलुसिडा स्तर को पचाकर वाहिका बना देता है, जिससे शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु में सरलता से प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो थर्ड ऑर्गेनल था लाइसोसोम, इसको स्टडी किया। लाइसोसोम क्या होता है, साथ ही साथ इसका परिमाप क्या है और किन सेल्स के अंदर यह देखने को मिलता है, लाइसोसोम के कौन से टाइप्स होते हैं, लाइसोसोम के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और सबसे एंडिंग में हमने लाइसोसोम्स के फंक्शन के बारे में स्टडी किया। थैंक यू।